नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया 1813 का एक्ट, जिसमें बताया गया था कि इसके क्या कारण है, इसमें क्या प्रमुख बिंदु थे। आज हम इसमें तीन प्रमुख बातों पर अध्ययन करेंगे। 1833 के एक्ट का कारण, किस कारण पारित हुआ। दूसरा, इसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे जो भारत परिवर्तन में सहयोग के रूप में काम आया। और तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1833 का एक्ट की क्या भूमिका थी। पहले इसके कारण के बारे में चर्चा करते हैं। तो दो प्रमुख कारण माना जाता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति मानी जाती है एवं इसके लिए कच्चे माल की बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति। अब इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर था। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। उसके अंतर्गत औद्योगिक क्रांति बता दें, औद्योगिक क्रांति का मतलब है अपने उत्पादन से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना। मान लीजिए इंग्लैंड में उसकी खपत हो रही छोटे स्तर पर, मान लीजिए एक लाख कपड़े की मीटर की, तो वो दुगना उत्पन्न कर रहे हैं। अब जब दुगना उत्पन्न करेंगे तो उसको खपाने के लिए, प्रयोग के लिए नए बाजार की आवश्यकता होगी। तो औद्योगिक क्रांति कारण जो सामान तैयार हो चुके थे, उत्पादित सामान जो तैयार हो चुके थे, सामग्री, उसको किस प्रकार विक्रय किया जाए, एक बाजार की आवश्यकता थी। और इसके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी जो हमारा भारत देश उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता था। इसके पहले वाले एक्ट में चर्चा कर चुके हैं कि 1813 में कि भारत आने के लिए विभिन्न व्यापारियों ने आज्ञा पत्र मांगा एवं अनुमति मांगी, जिसके अंतर्गत उनको 1813 का एक्ट बना के भारत में व्यापार करने के लिए छूट दी गई। अब वो इंग्लैंड में बने अत्यधिक सामग्री को बेचने के लिए भारत के बाजार की आवश्यकता को महसूस किए और इस कारण वो एक्ट बना के भारत में उन उत्पादित सामान को बेचे। दूसरा, कच्चे माल की बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति। जब वो मान लीजिए कपड़ा है, कपड़ा जब बनाएंगे तो उसके लिए सूत की आवश्यकता होगी, कपास की आवश्यकता होगी, यानी कच्ची सामग्री या कच्चे माल। उसके लिए उनको अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होगी। वो मिलेगा कहाँ? तो वो भी भारत उसके लिए एक पर्याप्त स्थान था कि यहाँ कपास की अच्छी पैदावार होती थी और कच्चे सामान की आपूर्ति के लिए भी भारत को उन्होंने चुना। एवं ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जो अत्यधिक वस्तुएं उत्पादित हो चुकी थी, बन चुकी थी, उसको बेचने के लिए बाजार के रूप में भी भारत को चुना। तो दो कारण है इसका कि अपने उत्पादित सामान को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने भारत को चुना, भारत के बाजार को चुना और जिस कारण भारत को चुना। दूसरा, कच्चे माल की जो सामग्री थी, जैसे कपास था, उसके लिए भी भारत को चुना क्योंकि भारत में कच्चे माल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। ये दो प्रमुख कारण थे। जब इस एक्ट को, अधिनियम को बनाया गया तो कुछ प्रमुख बिंदु पर ज्यादा फोकस किया गया एवं इस एक्ट के अंतर्गत भारत में कुछ सुधार का भी प्रयास किया गया एवं परिवर्तन का प्रयास किया गया। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। चीन से जो चीनी व्यापार होता था उसको एकाधिकार समाप्त किया गया। भारत में दास प्रथा की समाप्ति की गई। सभी टैक्स गवर्नर जनरल की आज्ञा से लगाए जाएंगे, वह उसके अनुसार वह खर्च कर सकता है। गवर्नर जनरल को भारत हेतु कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मद्रास, बंबई को जो उसके पहले अधिकार था उसको समाप्त किया गया। अगला, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एवं अगला पॉइंट, कानून में सुधार के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई इत्यादि। आइए इसकी बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसके पहले एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, सिर्फ बंगाल तक उसका अधिकार क्षेत्र था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत आज्ञा पत्र के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल
कहलाएगा। इस एक्ट के अनुसार उसका यानी अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। दूसरा, चीन से चीनी व्यापार समाप्त किया गया। इस एक्ट में जो चीन पर व्यापार का संबंध था, चीनी व्यापार को लेकर के, चीनी जो पेय पदार्थ है उस पर व्यापार होता था, उस अधिकार को इस एक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। अगला, भारत में दास प्रथा की समाप्ति। इसके पहले भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। जो दास प्रथा जानते हैं कि मानव को क्रय करके, खरीद करके दास के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो एक मानवीय स्वरूप नहीं आता, एक मानवीय वातावरण के अंतर्गत नहीं आता। तो वो इसमें ये अच्छा काम हुआ कि भारत में जो दास प्रथा थी उसको इस कानून के अंतर्गत समाप्त किया गया। अगला है, सभी टैक्स गवर्नर जनरल की आज्ञा से लगाए जाएंगे। अर्थात इस एक्ट के बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था उसकी आज्ञा से, उसकी अनुमति से सारे टैक्स लगाए जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे भूमि कर हो या विभिन्न प्रकार के टैक्स आते हैं इसके अंतर्गत। और उस टैक्स पर उस टैक्स का जो बढ़ा हुआ वृद्धि दर लगाने के बाद उसको खर्च करने का भी अधिकार इसके पास होगा। अर्थात दो अधिकार मिला कि गवर्नर जनरल जो टैक्स में कुछ भी परिवर्तन करना हो, घटाना हो, बढ़ाना, कुछ भी हो सकता है, वो अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, एवं वो व्यक्तिगत व्यय के लिए भी उस टैक्स से धन ले सकता था। अगला, गवर्नर जनरल को भारत हेतु कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब ये भी अधिकार सभी इस एक्ट के अंतर्गत है, इस अधिनियम के अंतर्गत है कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है वो भारत के लिए कानून बना सकता है। इसके पहले ऐसा नहीं था, तो अब अधिकार में परिवर्तन किया गया, अधिकार अधिक दिया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है आवश्यकता अनुसार किसी भी कानून को अपने विशेष शक्ति के अंतर्गत बना सकता है। और इसके पहले मद्रास और बंबई कानून बनाने का वहां के जो उच्चाधिकारी थे उनको अधिकार था, लेकिन इस एक्ट के बाद उनके इस अधिकार को छीन लिया गया। भारत में किसी प्रकार का कानून बनाना हो, कुछ भी हो, उसका अधिकार भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गया, यानी उसके अधिकार में वृद्धि हुई। अगला, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त करना। गवर्नर जनरल की काउंसिल में, परिषद में पहले 3 सदस्य थे, लेकिन इस एक्ट के बाद, इस अधिनियम के बाद एक और सदस्य यानी कुल चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई इस एक्ट के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य था कोई ऐसा कानून का ज्ञाता, जानकार, अनुभवी व्यक्ति हो जो कानून में उचित सलाह दे, परामर्श दे एवं ब्रिटेन के हित के बारे में सोचे। और इस रूप में जो उन्होंने एक व्यक्तित्व को लिया, वो भले हमारे देश का नहीं लेकिन उसमें कुछ गुण थे, उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। और अगले क्लास में लॉर्ड मैकाले के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब लॉर्ड मैकाले का नाम आता है तो एक और विवाद सामने आता है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को लॉर्ड मैकाले ने बढ़ाया। आगे चलते हैं। कानून में सुधार हेतु विधि आयोग की नियुक्ति। कानून में जो सुधार आवश्यकता अनुसार किया जाएगा उसमें एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई इस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत। फिर से सुन लीजिए कि कानून में सुधार के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई भारत में। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विधि आयोग भारत में बना, विभाग बना, जो आवश्यकता अनुसार कानून में सुधार के लिए, इसको पूरा अधिकार था क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के हित के बारे में कानून बनाना, सोचना एवं विचार करना। आगे चलते हैं इत्यादि। अब शिक्षा संबंधी चर्चा करते हैं। इस एक्ट का पहले हम लोगों ने जाना, कारण जाना, फिर प्रमुख बिंदु जाना जो भारत में इस एक्ट के अंतर्गत अधिकार एवं परिवर्तन हेतु रखे गए। अब शिक्षा में क्या इसका योगदान हुआ, एक बार हम बीच में इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि कानून सदस्य के रूप में एक सदस्य की नियुक्ति की गई चौथे सदस्य की। उसमें जो चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले, जो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक
सलाहकार, एक राजनीतिक, एक अंग्रेजी का ज्ञाता एवं अंग्रेजी का विशेष प्रिय चाहने वाला व्यक्ति था। वह जब भारत में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ तो कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। इस एक्ट के अंतर्गत अर्थात 1833 के एक्ट के अंतर्गत प्रति वर्ष शिक्षा पर 10 लाख रुपए का व्यय निश्चित किया गया। इसके पहले वाले एक्ट में 1813 का जब चर्चा करेंगे तो 1 लाख था, लेकिन इस एक्ट में कितना हो गया? 10 लाख शिक्षा पर व्यय का व्यवस्था किया गया। और एक आपको बताते चले, जब इसके पहले वाले एक्ट में चर्चा किए थे 1813 में, तो ये भी बताए थे कि हर 20 साल बाद इस एक्ट में नवीनीकरण किया जाएगा, अर्थात उसका रिन्यू होगा और उसमें जो भी संशोधन करना, घटाना, बढ़ाना इत्यादि हो, उस आधार में इसमें सुधारात्मक कार्य होगा। तो शिक्षा पर 10 लाख व्यय का प्रावधान किया गया, अनुदान दिया गया एवं लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। जब लॉर्ड मैकाले का नाम शिक्षा में आ गया तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जिक्र होना अति आवश्यक है। पुनः एक बार बता दें, प्राच्य मतलब भारतीय संस्कृति, शिक्षा एवं साहित्य का विकास। भारतीय भाषा के अनुसार उस समय संस्कृत यहाँ की भाषा थी, हिंदी थी, क्षेत्रीय भाषा थी, उसका माध्यम रखना। और पाश्चात्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी ज्ञान का विकास के पक्ष में थे लॉर्ड मैकाले, और माध्यम रखा अंग्रेजी। अब शिक्षा पर व्यय तो आ गया, अब ये चर्चा होने लगा किस माध्यम से शिक्षा पर खर्च किया जाए, और विवाद ये फिर गहराया। और जब गहराया तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बहुत हाईलाइट हुआ, जिसमें पुनः बता दें, जो प्राच्य विचारधारा थी, भारतीय विचारधारा थी, भारतीय संस्कृति थी, भारतीय एशियाई यानी भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, साहित्य का विकास। और पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता यानी अंग्रेजों की सभ्यता, जो अंग्रेजी ज्ञान था, अंग्रेजी साहित्य था, उसके बारे में जानकारी देने के लिए लॉर्ड मैकाले ने कहा कि उसका माध्यम अंग्रेजी रखा जाए। और इसी पर बहुत लंबा विवाद हुआ। एक और प्रश्न यह बता दे, ये भी प्रश्न बन के आता है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद किस एक्ट से उत्पन्न हुआ? इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, 1813 के एक्ट से उत्पन्न हुआ। अभी ये चल रहा है, अभी 1-2 क्लास चलेगा, जब समाप्ति होगी तो उसकी फिर चर्चा करेंगे। अब उसमें क्या था, जो लॉर्ड मैकाले का जो विचार था, वो क्यों चाहते थे कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रचार हो पाश्चात्य विचार के अंतर्गत? वो चाहते थे मन से, भारत में मन से लोग अंग्रेजी हो, लेकिन शरीर से यानी तन से भारतीय। अर्थात जब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखेंगे, अंग्रेजी सभ्यता, साहित्य, ज्ञान, संस्कार आदि बताया जाएगा, दिया जाएगा, तो वो लोगों को शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म की ओर आकर्षित करेंगे एवं उनको विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देंगे, जैसे पद के लिए, उपाधि के लिए, आदि के लिए। तो लोग उनसे जुड़ेंगे कि हम अंग्रेजी जान करके इनके कंपनी में नौकरी पा जाएंगे। जब नौकरी पा जाएंगे तो अंग्रेजी कंपनी की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि वो मन से तो संस्कृति से तो अंग्रेज रहेंगे, लेकिन तन से भारतीय हैं। अब 2 हो गया, भारत वो अधिक अंग्रेजों को नहीं लाए, जो यहाँ के लोग थे उनको विचारों को बदल करके, संस्कृति को बदल करके माध्यम अंग्रेजी रखा। और ये कभी कभी प्रश्न भी आता है कि ये किसका विचार था, कि मन से व्यक्ति किस एक्ट में था या किस विचारधारा के स्वरूप ये विशेष बात उभर के आई कि मन से अंग्रेज हो, व्यवहार से अंग्रेज हो, लेकिन तन से भारतीय। तो लॉर्ड मैकाले का विचार था पाश्चात्य विचारधारा संस्कृति के प्रसार हेतु। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना 1833 के एक्ट के बारे में। इसके क्या कारण थे जाना, इसके 2 कारण थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत उत्पादित सामान के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी, जो बाजार भारत में उपलब्ध हो सकता था। दूसरा, कच्चे माल के लिए बढ़ी हुई आपूर्ति पूरी करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो भारत पूरा कर सकता था। और कुछ प्रमुख बिंदु थे जो इस अधिनियम के अंतर्गत लागू किए गए और भारत में कुछ परिवर्तन किए गए। इसी एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का वायसराय है, उसको पूरे भारत का वायसराय के रूप में कहा जाने लगा, अधिकार मिला। एवं
1833 के एक्ट में एक कानूनी सदस्य के रूप में एक पद बढ़ाया गया, चौथे सदस्य के रूप में, जिसको हम लॉर्ड मैकाले के नाम जानते हैं। जो चौथा सदस्य कानूनी सदस्य आया वो लॉर्ड मैकाले आया। उसके आने के बाद भारत में प्राच्य और पाश्चात्य विचारधारा या विवाद को अत्यधिक वृद्धि मिली या उसको बढ़ाने के लिए इसका श्रेय जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था कि शिक्षा के क्षेत्र में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 लाख रुपए खर्च करने का व्यवधान था, अधिनियम था या उसका प्रारूप था। अब ये भी प्रश्न आता है किस अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख शिक्षा पर व्यय करने का अधिकार दिया गया? 1833 का। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1833 में कुछ परिवर्तन होता है जो भारत में आने वाले समय के लिए शिक्षा के लिए एक विशेष पृष्ठभूमि लाएगा, कुछ विवाद होगा। और जब इसके अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग जानेंगे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, क्योंकि अभी लॉर्ड मैकाले के बारे में सिर्फ हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा किए हैं, लेकिन इसके अगले क्लास में लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र आता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।